जुमा मुबारक आप तमाम लोगों को। सैयद अरनम फातिमा का अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम लोगों का जो जुम्मा है वो बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत सारी बरकतों के साथ, क्योंकि जुमे का दिन वैसे भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। बिना किसी सस्पेंस के, बिना किसी डिले के मैं शामिल कर लेती हूँ मौसम को, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ कराची की, तो कराची के मौसम में हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी से यही पेशन गोई आ रही है कि कराची में होने वाली है बारिश। लेकिन जब हम पूरा दिन गुजारते हैं तो हमें बारिश नसीब नहीं होती है। 7:30 बजे, 6:30 बजे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन कराची में बारिश जो है वो हो के ही नहीं दे रही है। जो एक जोरों शोरों वाली बारिश होती है, वो कहते हैं ना इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो वाली बारिश जो नहीं हो रही है। जो लाहौर वाले हमारे जो व्यूअर्स हैं जो एंजॉय करते हैं, वो कराची वाले एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आज दोबारा स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म की पेशन गोई है कि वक्फे वक्फे से जो है वो बारिशें होती रहेंगी, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो रही। कराची का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी आज 62% है, यानी कि चिपचिपाहट जो है वो थोड़ी थोड़ी रहेगी। लेकिन ये भी साथ में पेशन गोई है कि कराची में हो सकता है कि बारिश या बूंदाबांदी या ड्रिजलिंग जिसे हम कहते हैं वो हो जाए। 33 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का जो है वो टेम्परेचर रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ लाहौर की, तो लाहौर में आज लाहौर की टेम्परेचर आज कैसा है जनाब? लाहौर में हो रहा है पार्टली क्लाउडी, यानी कि आज लाहौर में थोड़े बादल रहेंगे या बरालूद मौसम रहेगा। लाहौर वालों को थोड़ी शायद ज़रूरत भी है कि भाई उनकी थोड़ी सी जो बारिश है वो थम जाए। उनके गलियों में जो है वो अभी तक पानी जमा हुआ है, अब तक तो फिर भी बेहतरी आ गई है। कल जो है वो बहुत सारा पानी जमा हुआ था, अभी जो है यानी कि अगर आज 19 जुलाई की बात की जाए तो 19 जुलाई को काफ़ी जो है वो बेहतरी आ चुकी, काफ़ी जगहों से पानी जो है वो ख़त्म किया जा चुका है। लाहौर का टेम्परेचर हो रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और आज वहाँ पर 73% ह्यूमिडिटी है, यानी कि जो चिप वाला मौसम है वो लाहौर में भी हो रहा है। तो लाहौर वाले ख़वातीन अगर आज मेकअप करके निकलने वाली हैं तो सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि चिपचिपाहट में क्या होता है कि आपका जो भी मेकअप या फाउंडेशन होता है वो मेल्ट होने लगता है। इस्लामाबाद की अब बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी यही पेशन गोई है कि आज दोबारा स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म, यानी कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 32 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद का मौसम हो रहा है। वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो 68% है, यानी कराची और लाहौर के दरमियान की ह्यूमिडिटी है। वहाँ पर भी चिप वाला मौसम रहेगा। तो इस्लामाबाद वाली ख़वातीन के लिए भी यही एडवाइस है कि अगर आज मेकअप करके निकल रही हैं तो सेटिंग स्प्रे ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि चिपचिपाहट में आपका फाउंडेशन जो है वो मेल्ट हो सकता है। बात हुई मौसम की, पूरे मुल्क का मौसम जो है वो काफ़ी लंबी गर्मी की लहर के बाद अब हम देख रहे हैं कि खुशगवार मौसम पूरा मुल्क इंजॉय कर रहा है। और मौसम मज़ीद क्या चल रहा है इस पर भी डिटेल में बात होगी। बकाया जो इलाके हैं पाकिस्तान के, जो नॉर्दर्न साइड्स हैं, उसको भी हम डिटेल में दिखाएंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ की वादियों का नज़ारा कैसा हो रहा है। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ खबरों की। कल की खबरों में आपने देखा होगा कि कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है, उन्हें नैब ने अरेस्ट कर लिया है। आइए चलकर देखते हैं ये पैकेज के कहाँ से और किस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया। वापस आएंगे तो इस पर थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगी कि और क्या अभी होने वाला था जो नहीं हो सका। आइए चलकर देखते हैं ये पैकेज। रावलपिंडी और लाहौर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शाहिद खाकान को ठोकर न्याज बेग टोल प्लाजा के करीब से हिरासत में लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर जा रहे थे। इस मुल्क की खिदमत करने का नतीजा मिल रहा है। सर गाड़ी आगे ले नहीं कर भाई, मैं इस वक्त एक फ्री आदमी हूँ। वारंट ले आए, रेस्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ ले आए। नैब के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज जारी हुए। शाहिद खाकान का एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लिया जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नैब रावलपिंडी में तिब्बी मुआयना भी किया गया और उनकी ज़ियाबितस, ब्लड प्रेशर और दीगर जरूरी मेडिकल चेकअप भी किए गए। शाहिद खाकान को घर से कपड़े, बिस्तर और दीगर जरूरी अशिया मंगवाने की इजाजत होगी। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद नैब रावलपिंडी की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। नैब ने कैबिनेट डिवीजन से बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मांग ली। नैब हुकाम ने शाहिद खाकान अब्बासी को 4 बार तलब किया था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस की तहकीकात जारी हैं।
जी जनाब, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे इस मुल्क की खिदमत करने का जो है वो सिला मिल रहा है। अब ये बात तो जब प्रोसेस होगा, सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि किसने खिदमत की है, क्या वाकई जो ये कह रहे हैं सही है, क्या वाकई ये बेकसूर हैं, या अगर इन पे एलिगेशंस हैं तो किस हद तक सच हैं। इसके साथ साथ एक और वारंट भी जारी हुआ था जो था मिफ्ता इस्माइल साहब का, लेकिन जब उन्हें अरेस्ट करने के लिए नैब की टीम उनके घर गई तो उन्हें अरेस्ट ना कर सकी। पहले तो भाई बहुत सारे PMLN वाले जो हैं उनके घर के आगे जमा होकर उन्होंने खूब चैंटिंग की, स्लोगन्स की, यानी कि बड़ी नारेबाजी उन्होंने की कि उन्होंने PTI के ख़िलाफ़ बड़ी नारेबाजी की कि भाई PTI जो है वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है और ये जो हो रहा है ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। वो ये क्लेम करते हैं कि भाई ये इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ये सिलेक्शन हुआ है, इनको तो लाया गया है वगैरह वगैरह। तो खैर इस तरीके से पहले तो उन्होंने नैब की टीम का बड़ा टाइम जो है वो वेस्ट किया, उन्हें अंदर जाने से रोका। फिर काफ़ी देर बाद, तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन्होंने इजाज़त इस बेसिस पे दी कि ठीक है 3 खातून एहलकार नैब की जो खातून ऑफिसर्स हैं उन्हें इजाज़त देंगे हम कि आप घर में चले जाएं। लेकिन जब वो घर के अंदर गए तो वहाँ से वो गिरफ़्तार ना कर सके मिफ्ता इस्माइल साहब को। अब देखना ये है कि कब तक वो गिरफ़्तार होते भी हैं या नहीं होते हैं, या उन्हें बेल पे छोड़ दिया जाता है, ये क्या आगे का प्रोसेस है ये हम ज़रूर देखेंगे। बाकी बात ये है जनाब कि आपके सामने एक और भी पास में एक हादसा सामने आया था एयर ब्लू का, अगर आप लोगों को याद हो, जो पहला काफ़ी टाइम पहला तो नहीं था लेकिन तकरीबन 2007-2008 के दहाई का वो वाक़या था जब एयर ब्लू का हादसा हुआ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस टाइम का था, लेकिन एयर ब्लू के जो ओनर थे उस टाइम वो यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ही थे। उसके बाद काफ़ी लोग डर भी गए थे हवाई जहाज़ में सफ़र करने से, तो इनके ऊपर ये भी सवालिया निशान उठाया था कि किस तरीके से भाई ये कैसे क्रैश हो गया था। आप ओनर थे, आपको पता होना चाहिए था, अगर जहाज़ ठीक नहीं था तो उसे उड़ने नहीं देना चाहिए था। तो उस एयरलाइन के ओनर भी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। दूसरी खबरों को भी शामिल कर लेते हैं जनाब। इलेक्शंस जो हैं वो जगह जगह पर हमने दोबारा देखा कि हो रहे हैं। अब फाटा के जो ज़िमनी इलेक्शंस थे जो कि 16 जुलाई को होने थे, लेकिन जनाब हो गए वो डिले और 20 जुलाई को होने वाले हैं। अब वो यानी कि कल जो है वो फाटा में होंगे इलेक्शंस। तमाम कैंपेन जो है वो आज रात 12 बजे रोक दी गई कि भाई बस बहुत हो गई कैंपेन, अब आप जो है पब्लिक को थोड़ा रेस्ट दें। अब कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, कोई जो है वो जलसा नहीं हो सकता। अब जो है वो 12 बजे सारी कैंपेन्स को रोक दिया गया है और कल सुबह 9 बजे से सिलसिला शुरू हो जाएगा वोटिंग का और पोलिंग का जो है फाटा में। फाटा की क्या सूरत है, आइए चलकर देखते हैं। साबका फाटा और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की 7 तहसीलें, जिन्हें पहले एजेंसीज कहा जाता था, में इंतखाबी मैदान को है। PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन अजला में नुमाया नजर आती हैं। बाजवोड़, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, मोहम्मद, खैबर, उरगजई, कुर्रम की 16 सीटों पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के 297 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजते ही खत्म हो गई। उम्मीदवारों ने अवाम को अपना वोटर बनाने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी, मगर अब उम्मीदवारों को किसी सियासी जलसे, जुलूस या कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल 20 जुलाई को सुबह 8 बजे शुरू होगा, जो बिना किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी जनाब, PTI, नून लीग या पीपल्स पार्टी, देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन ले जाएगा सीट, कौन जीत जाएगा, देखना ये है। क्योंकि KPK में आपने देखा होगा पास में बड़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही थी कि वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो ठीक नहीं बना हुआ, उसके इर्द गिर्द बड़ा कूड़ा करकट हो रहा है। और वहाँ जब सबसे पहले जब उनको इलेक्ट करने से पहले जब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, पहले वो KPK की ही जो है वो देख रहे थे कि वहाँ के तमाम निज़ामात, तो उनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि भाई आपने जो है इतना एक सूबा तो आपसे जो है वो देखा नहीं जा रहा है, वहाँ पे तो बड़ी जो है ना कूड़ा करकट हो रहा है, एयरपोर्ट के पास तो बड़ी सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर इतना कूड़ा करकट है तो आप पूरा मुल्क कैसे देखेंगे, वगैरह वगैरह। ये बातें कहने वाले लोग थे PPP के और PMLN के। लेकिन जनाब जब इलेक्शंस हुए तो बाजी ले गए इमरान खान साहब और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कौम को। अभी भी काफ़ी सारे फेजेस से जो है एक ट्रांजिशन फेज़ यानी कि एक बदलाव का फेज़ जो है वो पाकिस्तानी कौम वो इस वक्त गुजार रही है। लेकिन सलाम करना चाहिए इस कौम को कि वो अभी भी जो है बड़ा मुस्बत सोच रही है, बड़ा मस्बत उनका जो एटीट्यूड है कि चले हो सकता है कि थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मुश्किल के बाद कोई अच्छा रिजल्ट सामने आए। मेरी भी यही अल्लाह ताला से भी दुआ है, आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जनाब थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज़ है। आई नो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, थोड़ी सी हार्ड हैं। असल में मसला ये है कि हमें काफ़ी चीज़ों की आदत नहीं है, टैक्स देने की हमें आदत नहीं है। टैक्स हम सेल्स टैक्स देते हैं, GST देते हैं, बिल्स पे देते हैं हम टैक्स, लेकिन एक जो हमारा
इनकम टैक्स है वो थोड़ा सा हमें डरा रहा है क्योंकि वो बढ़ गया है। लेकिन चले, हो सकता है जनाब ये भी यूके बन जाए जहाँ पे 60% टैक्स दें तो हम इतने खुश होंगे, हम बोले 60 क्या भाई आप 80 रख लीजिए, लेकिन आप जो है हमें वो तमाम सहूलियात दे दीजिए। यूके में भी मिल रही हैं, यूके में 60% टैक्स में चला जाता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आवाम हैं वो इतना खुश हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमें 80% भी अपनी पूरी इनकम टैक्स में देनी पड़े तो हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो इतनी बेहतरीन है। जनाब टैक्स की बात हो गई और इलेक्शंस की बात हो गई, अब बात करते हैं कि क्या क्या जिद्दत पाकिस्तान में लाई जा रही है। इस नए पाकिस्तान को एक जदीद पाकिस्तान बनाया जा रहा है, बहुत सारे अहम जगहों पर देखने की जिद्दत आ गई है। सोलर पैनल्स की पहले इजाज़त नहीं होती थी कि घरेलू पैमाने पे आप लगाएं, लेकिन अब उसकी भी परमिशन दे दी गई है कि आप जो है अगर ले लेते हैं, एनओसी ले लेते हैं के ई से, तो आपको जो है वो सोलर पैनल लगाने की भी घरेलू तौर पे इजाज़त दे दी जाएगी। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ फैसलाबाद की। फैसलाबाद जो कि हमारा इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, कपड़े की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं। वहाँ की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पर बड़ा जदीद एक पार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आइए चलकर देखते हैं कि इस पार्किंग सिस्टम में है क्या। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जदीद कंप्यूटराइज पार्किंग सिस्टम मुतारफ करवा दिया गया, जिसमें गाड़ी पार्क करने वालों की गाड़ी चोरी होने के खदशात बिना होने के बराबर हैं। रेलवे स्टेशन पार्किंग में दाखिल होने से गाड़ी के बाहर निकलने तक सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाती है। शहरियों ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये मतलब कि ये बंदे की आइडेंटिटी भी रहती है, कौन आया कौन गया है। ये दहशतगर्दी के हवाले से भी हमारी सेफ्टी इसमें है, ठीक है ना। ये होना चाहिए, बड़ा अच्छा कदम है। पार्किंग की जदीद सहूलतों के बारे में अमला ने बताया, सर मैं इसके बारे में पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस बंदे ने ये ठेका लिया उसको, उन्होंने ये बहुत अच्छा इकदाम किया, इसको अप्रिशिएट करेंगे। इससे हम लोग चोरी डकैती से बच सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक इस 3 कैमरे लगे हुए हैं एक चीज़ पे, एक कैबन को फोकस कर रहा है, ड्राइवर को फोकस कर रहा है और नंबर प्लेट पे फोकस कर रहा है। चोरी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा सिस्टम हो रहा है और हर बंदा, हर पार्किंग मैनेजर जो है, हर पार्किंग ठेकेदार जो है इस सिस्टम को अप्लाई करवाए अपने सिस्टम पर। रेलवे स्टेशन पर आए रोज मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी की वारदातें रूनमा होती रहती थी। इस तरह का निजाम पार्किंग नस्ब होने से शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरामैन शहजाद अली के साथ अजीज भट्ट, जी न्यूज, फैसला। जी जनाब, जदीद पार्किंग सिस्टम आ गया है। कराची में भी काफ़ी सारे जगहों पर आपने देखा कि बाइक छीनने के, कार छीनने के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब रिसेंटली आफ्टर जनवरी आप देख रहे हैं कि जब से 2019 शुरू हुआ है, दोबारा से थोड़ा सा जो स्नैचिंग वाला एक सिनेरियो हमारे कराची में स्पेशली देखने में आता था। कराची से बाहर ये नहीं होता क्योंकि कराची में सभी लोग जॉब करते हैं, बड़ा जो है सिविलाइज्ड और बड़ा अर्बनाइज्ड एरिया हो गया है अब कराची पाकिस्तान का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई स्पेशली लड़कों से, वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के होते हैं, उनसे जो है वो बाइक छीन ली जाती है। अभी रिसेंटली भी एक मैंने वीडियो इंटरनेट पे देखी थी, उसमें 2 लड़के बड़ा क्लोजली एक लड़के से चल रहे होते हैं, तो वो जो है उनकी बाइक इवेंचुअली गिर जाती है। उन 2 लड़कों की जो क्लोज चल रहे थे उनकी बाइक गिर जाती है। तो वो जो सिंगल लड़का जा रहा था उसने रुक के पूछा कि आपको कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है, आप गिर गए हैं। तो वो उठे, उन्होंने बाइक सीधी की, गन्स निकाली और बोला बस इसी मदद की आपकी ज़रूरत थी कि आप रुकें और हमें अपनी बाइक दे दें। उस लड़के से उसकी बाइक छीन ली और वो लड़का जो है बस अफसोस करता रह गया कि काश मैं ये मदद ना करता, आज सीधा निकल जाता तो मेरी बाइक, मेरा असासा बच सकता था। तो जनाब मदद भी जो है वो देख के किया करें, कहीं सन्नाटे वाली जगह पर मदद से ज़रा गुरेज करें। अच्छी बात है मदद करना, पाकिस्तानी कौम की खूबसूरती यही है कि एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा जो है वो जुड़ी रहती है कि नहीं किसी तरीके से मदद हो जाए। मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं अगर वो किसी मुसीबत में हैं तो उस मुसीबत से मैं उन्हें निकाल लूँ। लेकिन जनाब आप लोगों को एक मशवरा ये भी है कि अगर आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द सन्नाटा हो रहा है, बड़ी कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे लोगों का गुजर हो, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। हो सकता है कि भेस बदल के कोई आपके साथ रॉबरी करना चाहता हो, डकैती करना चाहता हो, आपसे कुछ छीनना चाहता हो। तो जनाब मेरी यही एडवाइस है। और तमाम लड़कों से मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगी कि वो बहुत लेट निकलते हैं घर से और लेट के चक्कर में शॉर्टकट्स पकड़ते हैं। शॉर्टकट्स के लिए क्या करते हैं, गलियों गलियों में से वो जाते हैं कि भाई जल्दी पहुँच जाएंगे, और ये जो गलियों
गलियों गलियों में जाना है वो है ख़तरनाक। तो टाइम पर निकलें, जल्दी उठें, सुबह के मौसम का मज़ा लें। अब तो कराची का मौसम भी सुहाना हो गया है। सुबह का अच्छा सा नाश्ता करें, चहलकदमी करें, बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, टाइम पे घर से निकलें ताकि हमारे जो ये ट्रैफिक इतना कराची में होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए अगर आप लोग टाइम पे निकलेंगे। और इस तरह की स्नैचिंग से, इस तरह के तमाम चीज़ों से आप बच सकते हैं। रात में भी गुरेज करें कि किसी तरह शॉर्टकट्स ना लें, जो चलने वाले एरियाज़ हैं उन्हीं को यूज़ करें। ये तो बात हो गई जनाब कराची की और उसके जगहों की कि भाई किस तरीके से सेव रहा जाता है। बाकी पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ा सारा टैलेंट है। बड़े सारे नौजवानों को हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं कि भाई इन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, लेकिन इन नौजवानों के साथ साथ जो बड़ी उम्र के लोग हैं यानी कि जो अडल्ट हैं, 40+ हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। हमारी सकाफ़त को ज़िंदा रखने में इन लोगों का बड़ा किरदार होता है। अगर ये लोग हमारी सकाफ़त को ज़िंदा ना रखें तो शायद हमें पता भी ना चले कि हमारी सकाफ़त है क्या। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो बड़े मज़े से हम कहते हैं भाई बस हम गए शॉप से लेकर आए, रोटी बनाई, खा ली, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता उस रोटी को खाते वक्त कि जब एक किसान उसको बोता होगा, फिर उगाता होगा, फिर काटता होगा, फिर उसकी हिफाजत करता होगा, क्योंकि गंदम को छुड़ियों से बड़ा बचाना पड़ता है। छुड़ियाँ भी खा जाती हैं गंदम। मतलब उस किसान की पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी मकसद में लग जाती है कि फ़सल को बचाया जाए, फ़सल को परवान चढ़ाया जाए ताकि जो लोग हैं पाकिस्तान की वो रोटी खा सकें। काफ़ी चीज़ों में हम एहसास नहीं कर पाते हैं कि कितने सारे लोगों की मेहनत से हम ज़िंदा हैं। कोई भी इंसान अगर ज़िंदा होता है, ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। बात अगर करते हैं सकाफ़त की, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ जहानिया के एक एडल्ट की जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने में जो है वो लगा दी। क्योंकि हम कंबल जो एक ख़ास हमारी रिवायत है, एक होती है खेस भी हमारी ख़ास रिवायत होती है, इसी कंबल जो ये बनाते हैं इसे खेस भी कहा जाता है। तो आइए चलकर देखते हैं ये जहानिया से ये पैकेज। रंग बिरंगी दरियां, कंबल और इन पर नित नए डिजाइन हमारी सकाफत की अक्कासी करते हैं। कपड़ा बनाने के लिए जिद्दत और मशीनरी के साथ साथ आज भी लोग इस सकाफत को सांसें बख्श रहे हैं। जहानिया के गांव चक 106-10 आर की रैशी हबीबुल्ला का खानदान 3 पुश्तों से दस्तकारी के इस फन से जुड़ा हुआ है। मेरे 60 साल उम्र हो गई है और मैं 20 साल दसी जाता है काम कर रहा, 40 साल हो गए मैंने इस काम कर देना। मेरे वालद भी करते रहे, दादा मेरा हिंदुस्तान ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਖਪਦੇ ਆ, रुपया 150। हबीबुल्ला खड्डी के काम की मांग में कमी आने के बावजूद अपने आबाओ अजदाद के पेशा से मुंसलिक है। माजी में कपड़ों की तैयारी के लिए खड्डी का इस्तेमाल किया जाता था। मशीनों के इस दौर में ये फन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि खड्डी पर तैयार होने वाला कपड़ा मशीनों पर तैयार होने वाले कपड़े की निस्बत महंगा जरूर है मगर म्यारी होता है। ये खड्डी से जो हाथ से बने होते खेस ये बहुत पायदार हैं, 15-15, 20-20 साल चलते हैं। इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन ये साल साल चलते हैं, इसलिए हम खड्डी से ही ये बनवाते हैं, तैयार करवाते हैं। और अभी मैंने 5 खेस का आर्डर दे दिया है। दस्तकारी से जुड़े ये पेशावर अफराद टेक्नोलॉजी के दौर में इसे सांसें बख्श रहे हैं। खड्डियों पर काम करने वाले ये लोग अपनी जिंदगी के ताने बाने सुलझाने के लिए इस रोजगार से वाबस्ता है। पुराने जमानों में जहेज के लिए खेस और दरियां तैयार करवाई जाती थीं, जिसमें काफी हद तक कमी आ गई है। हुकूमत को चाहिए कि दम तोड़ती इस दस्तकारी को जिंदा रखने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के अमराज शमसुल अकलांग, जी न्यूज़, जहानिया। जी जनाब, जहाँ पर इतनी सारी ब्रांड्स की हम ख़रीदारी कर रहे होते हैं, हज़ारों रुपए, और जब शॉपिंग हम स्टार्ट करते हैं तो लाखों में बिल पहुँच जाता है उन ब्रांड्स को ख़रीदने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही एडवाइस करूँगी कि शादियाँ हमारे पाकिस्तान में होती रहती हैं बहुत, जो है हम बड़ी जो है शादियाँ करने वाली कौम है। बड़ी छोटी उम्र में भी हम शादी कर लेते हैं और 2-3 शादियाँ भी कर लेते हैं। जो कुछ लोग होते हैं उन्हें बड़ा शौक होता है, बहुत सारी मेरी बेगमात हों तो भाई हम बहुत सारी शादियाँ भी वो कर लेते हैं। तो खैर शादियों से मेरे लिंक करने का मकसद ये है कि जब शादियों में हम बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें दे रहे होते हैं तो ये खेस हो गया और एक और चीज़ होती है जो वो कलरफुल सी बड़ी होती है, मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, वो टुकड़े तिकोने तिकोने टुकड़ों पे वो बनी हुई होती है। तो इस तरह की चीज़ें, रिल्लियाँ, जी जनाब यहाँ पे मेरी मदद हो गई है प्रोड्यूसर्स आपकी तरफ से, रिल्लियाँ जिसे हम कहते हैं। तो रिल्लियाँ और खेस हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहेज़ में पहले ये सारी चीज़ें दी जाती थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बड़े मॉडर्न कंबल और बड़े मॉडर्न विकी रज़ाइयाँ जो हैं अब हम दे रहे होते हैं। ठीक है, वो भी देना ज़रूरी है, वो भी ज़िंदगी का
हिस्सा है, लेकिन इस तरह की कल्चरल चीज़ें जो होती हैं ना, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हमारा कल्चर क्या है, कितना खूबसूरत है और इन चीज़ों को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर हम खुद इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, इन लोगों की मेहनत को सराहेंगे नहीं, तो पाकिस्तान की सकाफ़त को ज़िंदा कौन रखेगा? अगर कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो जनाब कौन इन्हें बनाएगा? तो यही कहते हैं ना कि ज़िंदा रखेगा हम ना होंगे। मुझे ये फ़िक्र है कि आगे दौर में इस तरह का कुछ शेर है कि उर्दू कौन बोलेगा, तो सकाफ़त से जुड़ी हुई चीज़ है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी सारे स्टेशंस पे ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं, जैसे लकड़ी की टोकरी जब वो खुल बंद हो जाती है, टिशू बॉक्स होता है लकड़ी का, वो हाथ से बना हुआ होता है। ऐसी चीज़ों को ख़रीद लिया करें, ज़रूरत हो या ना हो सजा दिया करें, रख लिया करें संभाल के। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में भी तो सोचा करें जो बड़ी मेहनत से अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर इन चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पर बात हो गई सकाफ़त की, और पाकिस्तान तो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की खूबसूरती का अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, कहते हैं कि लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर लोग वक्त निकालें और अगर टाइम निकाल के ट्रैवल करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। जिस तरह स्विट्ज़रलैंड में आप देखते हैं कि रोड के साथ साथ झरने बह रहे होते हैं, उसी तरीके से जब आप कश्मीर में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं जगह जगह पहाड़ों में से जो है वो आबशार निकल रहे हैं, बह रहे हैं, ठंडा ठंडा और मीठा पानी होता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ शंग्रीला की। शंग्रीला जो हमने देखा कि बहुत सारी फिल्म्स में उसे कास्ट किया जाता है, बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग होती है शंग्रीला में, बहुत ही प्यारे नज़ारे, बहुत ही प्यारे रिजॉर्ट्स होते हैं। तो शंग्रीला का क्या मौसम है और वहाँ की जन्नत जैसी वादी क्या नज़ारा दे रही है, आइए चलकर देखते हैं इस पैकेज में। शंग्रीला झील पाकिस्तान शुमाली इलाका जात की एक खूबसूरत झील है जो स्कर्दू शहर से 20 मिनट के ड्राइव पर है। शंग्रीला रिजॉर्ट 1983 में बनाया गया और ये स्कर्दू बल्तिस्तान का पहला टूरिस्ट रिजॉर्ट था। इस झील का साफ शफाफ पानी, खूबसूरत नज़ारे और फरहद बख्श मौसम सियाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शंग्रीला झील रिजॉर्ट हुस्न, नफासत और फितरत का शाहकार जो देखने वालों को अपना गर्विदा बना देता है। सियाह इस मकाम पर जाकर यूं महसूस करता है कि गोया जिंदगी का एक बड़ा संगमील तय हो गया। जन्नत नज़ीर दिलकश खूबसूरती दिलों में ऐसी उतर जाती है कि लोग इन खूबसूरत मकाम के दीवाने हो जाते हैं। जहाँ जुबान इस कुदरती शाहकार हुस्न के बयान से आजिज आ जाती है, जहाँ हर सांस की आवाज सुनाई देती है, सरमा की सफेद बर्फीली चादर जब पिघलती है और सब्जा सर उठाता है, तो ये मंजर इंसानी आंख पर हुस्न के वो रंग भी खोल देता है जो चिश्मे आदम से पोशीदा चले आ रहे थे। मोहम्मद असद, जी न्यूज़, नौशहरा। कितनी खूबसूरत जगह है जनाब शंग्रीला। मैं पर्सनली अब तक मैंने पाकिस्तान बहुत ट्रैवल किया, लेकिन मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ शंग्रीला की तरफ जाने का, और मेरा ये ज़रूर इरादा है कि मैं शंग्रीला ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी है। बात अगर हम करें नॉर्दर्न साइड एरियाज़ की, तो कल मैं पढ़ रही थी कि चित्राल में फ़्लड आने के चांसेस हैं। अगर कोई चित्राल ट्रैवल कर रहा है या अभी इस वक्त बड़े घूमने फिरने का दौर चला हुआ है, तो अगर कोई आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स चित्राल की साइड मौजूद हैं, तो उन्हें होशियार करने के जनाब फ्लड आने का ख़तरा है वहाँ पर, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो गर्मी से पिघल जाते हैं और पिघलते हैं तो टूट जाते हैं। टूट के जब वो पानी में गिरते हैं तो बड़ा फ्लो आता है। अभी आपने रिसेंटली देखा कश्मीर में भी फ्लड आया हुआ था, तो वादी नीलम में स्पेशली फ्लड आया हुआ था, जहाँ से नीलम दरिया वो बहता है उसमें फ्लड आया हुआ था। तो चित्राल में भी फ्लड की पेशन गोई है। अगर कोई भी आपका घर वाला, आपके फ्रेंड्स कोई भी गए हुए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं चित्राल की साइड, तो वहाँ पर पेशन गोई है कि फ़्लड आ सकता है। और जब वैसे तो ये फ्लड्स ख़तरनाक होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सेटल डाउन भी हो जाते हैं। लाइक अगर आपको कल पेशन गोई की गई है तो विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है सब। एक हफ्ते बाद आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आपने इस दौरानिए की टिकट करवा ली है तो जनाब उस टिकट को थोड़ा सा आगे कर दें। थोड़े दिनों में, 3-4 दिनों में तमाम चीज़ें जो है वो वाकई वापस से नॉर्मलाइज हो जाती हैं, क्योंकि वो जो इलाका है वो बड़े इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, इस फ्लड के और सारी चीज़ों के, क्योंकि वो रहते ही नदी किनारे हैं। तो उनको तो पता है ज़रा सा ज़ोर से भी
भी आएगी, अगर प्रेशर से दरिया बहेगा तो भी उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने अपनी चीज़ों को इस तरीके से सेटल किया हुआ है कि अगर तूफ़ान आ भी जाए, तूफ़ान तो नहीं, अगर ये सैलाब जो है अगर आ जाए तो वो किस तरीके से सेटल कर लेते हैं। उन्होंने पूरी अपनी एक जो है ना प्लान बनाया, मास्टर प्लान बनाया हुआ होता है अपनी ज़िंदगी का, वो बड़ी जल्दी उसको सेटल कर लेते हैं। जनाब, अगर मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान की खूबसूरती से और नॉर्दर्न एरियाज से मुझे याद आया कि ईवा ज़ुबैक के नाम से एक फॉरेनर थी जो कि बेसिकली अमेरिकन थी और वो पाकिस्तान आई। उनको पहले तो बड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो एक अकेली फ़ीमेल थी जो ट्रैवल कर रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले जब पाकिस्तान का रुख किया तो वो पहले तो बहुत डरी हुई थी, बड़ी डरी सहमी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो लेट्स टेक अ चैलेंज। उन्होंने एज ए चैलेंज पाकिस्तान का विज़िट शुरू किया। वो आई जब थी तो उन्होंने 3 महीने का वीज़ा लिया था और जब उन्होंने घूमना शुरू किया, यहाँ के लोगों से मिली, यहाँ की खूबसूरती को देखा, जब नॉर्दर्न साइड हुंजा से उन्होंने अपना जब ट्रिप स्टार्ट किया तो वो पाकिस्तान पे इतनी ज़्यादा उनको दिलकश वादियाँ लगी, इतनी ज़्यादा वो कुर्बान हो गई उन तमाम वादियों पे कि उन्होंने अपना स्टे मज़ीद बढ़ा दिया। और आज उनको पाकिस्तान आए हुए जो है वो 2.5 साल हो चुके हैं और वो कह रही हैं कि मेरा अभी और इरादा है पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का। जब उन्होंने नॉर्दर्न साइड सारी देख ली, चित्राल देख लिया, गिलगित बल्तिस्तान देख लिया, तो फिर उन्होंने मूव करना शुरू किया। फिर वो लाहौर के शहर में गई, कराची भी वो आई, उन्होंने यहाँ तक कि सिंध के भी कई सारे इलाके जो सिंध की खूबसूरती हैं उनको भी देखा, मकली को देखा, उन्होंने एक्सप्लोर किया और मोइंजोदाड़ो को उन्होंने बड़ा एक्सप्लोर किया, उन्हें बड़ा पसंद आया है सब कुछ। तो पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी सूबे को उठा लें तो हम पाकिस्तानी क्या, बाहर से भी जो लोग आते हैं उन्हें बड़ा खूबसूरत लगता है। हम बाहर की जगहों के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो लोग इतने अर्बनाइज्ड हैं कि उनके पास कोई नेचुरल सिनेरियो देखने के लिए नहीं होता, बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होती हैं जनाब। तो असल खूबसूरती तो नेचर में होती है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, सबको जो है जो देखने वाले हैं वो अपनी चाय वो चाह रहे हैं कि हम उठ के जाएं किचन में और अपनी चाय लेकर आ जाएं। जनाब, आप जाएं, अपनी चाय लेकर आ जाएं, मैं भी अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों से मिलवाएंगे जो बड़ी मज़े मज़े के काम कर रही हैं, और वो क्या काम कर रही हैं ये मैं बताऊँगी आपको ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, आप देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। छोटे से ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बैक। मैंने कहा था प्यारी प्यारी बच्चियों से आपको मिलवाएंगे, और प्यारी बच्चियां मज़ीद प्यारी इसलिए लग रही हैं क्योंकि जो वो काम कर रही हैं वो जो है वो बहुत ही प्यारा है। इस वक्त मेरे पास सेट पर हमारे गेस्ट पे मौजूद हैं ईमान, जो कि 8 साल की हैं, जो रिसाइकिल हुई हुई चीज़ें, जिन चीज़ों को हमें लगता है कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं बची, उन्हें रिसाइकिल करके टॉयज़ बनाती हैं, उसे जो है वो सेल करती हैं। और अब ये एक कैंपेन भी चला रही हैं, जो डॉल्स बच्चियाँ जो हैं वो फेंक देती हैं कि भाई अब तो ये डॉल ख़राब हो गए, अब किसी काम की नहीं है, उसे फेंक देती हैं। तो उसके लिए एक नई कैंपेन डिज़ाइन की है ईमान ने और उनके फादर ने कि जनाब उन डॉल्स को रिसाइकिल किया जाए और उन्हें एक पाकिस्तानी कैरेक्टर दिया जाए, उन्हें पाकिस्तानी कल्चर का टच दिया जाए। तो आइए चलकर देखते हैं ईमान का ये छोटा सा प्यारा सा पैकेज। जनाब आपने देखा ईमान का पैकेज, यहाँ पर ईमान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल खैरियत से। भाई आपकी डॉल मैं ज़रूर देखूंगी क्योंकि इसने बड़े पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए हैं, दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है, सर पे बड़ा चमकीला सा, इस पे भी बात होगी। और इसके अलावा मेरे सेट पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब एक और प्यारी सी बच्ची रायना जिनका नाम है, और ये बहुत छोटी सी हैं और वो फिर भी पियानो बजाती है। मुझे तो मतलब पियानो को देख के समझ नहीं आता ये कौन सा बटन दबा के क्या आवाज़ निकलेगी, लेकिन भाई बच्चे आजकल के बड़े टैलेंटेड और बड़े फास्ट हो गए हैं। किस तरीके से रायना बजाती हैं पियानो, आइए चलकर देखते हैं इस पैकेज में।
जनाब, ज़बरदस्त बजा रही थी रायना पियानो। जनाब अस्सलाम वालेकुम रायना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। क्या हुआ भाई, आपको थोड़ी वो नहीं नर्वस हो रही हैं आप? नहीं, कोई नर्वसनेस की बात नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल घर वाली बातें करें। घर में बैठते हैं ना मामा के साथ टीवी लॉन्च में, बस वैसे ही बैठे हुए हैं। भी रायना से आज हम सुनेंगे, आज कुछ सुनाएंगी रायना हमें? क्या सुनाएंगी? दिल दिल पाकिस्तान। जी, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान सुनाएंगी रायना। ईमान से बात करते हैं। ईमान ने अपनी डॉल को खुद सजाया है? नहीं, खुद नहीं सजाया, किसने हेल्प ऑफ की? माय फैमिली। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से। ओ, इसकी आप थोड़ी सी लेग्स ठीक कर दें, सीधी कर दें, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगी आपकी डॉल जो है ना। भाई बहुत ही प्यारा सा इन्होंने ना ये शरारे जैसा इसका ट्राउज़र बनाया हुआ है। बड़ी प्यारी जामावार की शर्ट पहनी हुई है। चटापट्टी का गरारा, जो बड़ा फेमस हमारा पाकिस्तानी ड्रेस है, वो चटापट्टी का गरारा पहनी हुई है। इनकी डॉल जामावार की कमीज़ है, और जो ये डोरी वाला दुपट्टा होता है, बेल वगैरह लगा के। फुल शादी में जा रही हैं आपकी डॉल? क्या शादी में जा रही हैं? हाँ। अच्छा, जब खुद आप शादी में जाती हैं, आप भी ऐसे रेडी होती हैं, कलरफुल बड़े चमक वाले कपड़े पहन के हैं, ऐसी रेडी होती हैं? ज़बरदस्त। भाई रायना से बात करते हैं। रायना कितने साल की हैं? 8 ईयर्स की हैं। अच्छा, आपको पता है ईमान भी 8 ईयर्स की हैं। पियानो बजाने का शौक़ आपको पहले से था? नहीं, मेरे कज़न है ना, ड्रम बजाते थे, इसलिए मैंने उनको देखा और मुझे थोड़ा शौक आना। तो आप अपनी कज़न्स के साथ बैंड बनाएंगी बड़ी होके? बनाएंगी? अच्छा, आपको ड्रम्स का शौक़ नहीं था, पियानो का क्यों था? क्योंकि मुझे बड़े होकर सिंगर बनना था और पियानो के साथ मुझे सिंगिंग करना। ओह वाओ, वरना लोग तो गिटार के साथ सिंगिंग करते हैं ना, आपको पियानो के साथ सिंगिंग करनी है। ज़बरदस्त। भाई कीबोर्ड भी बजाती हैं, तो आज आप कुछ गा के सुनाएंगी? क्या गा के सुनाएंगी? दिल दिल पाकिस्तान खुद गाएंगी? ज़बरदस्त। भाई आपको पता है मुझे भी आता है ये वाला मिली नगमा, वाहिद है जो मुझे सबसे पहले याद हुआ था। आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? ईमान से बात करते हैं। भाई ईमान ने और कितनी डॉल्स बनाई हैं? I made one which I gave to my sir, my trainer, who was Sir Franz, and he really liked it, and he kept appreciating it. Like every time he came to me once in the day and saw that doll and asked things about it, because he lived in the Netherlands. He didn't know about Pakistani attire. Oh wow! So I gave it to him. वाओ, दैट्स सो नाइस। यानी कि भाई नीदरलैंड से इनके जो सर थे वो आए हुए थे, उन्होंने ईमान ने उनको दे दी डॉल कि ये देखें भाई ऐसा होता है हमारा पाकिस्तानी अटायर, हमारा पाकिस्तानी ड्रेस, नेशनल ड्रेस जो है वो इस तरह का होता है। कितनी अच्छी बात है कि ईमान इतनी सी हैं, 8 साल की हैं, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिकॉग्निशन देनी है। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं ईमान के बहुत सारे प्यारे प्यारे सर्टिफिकेट। भाई ये उन्होंने IBA 2019 में ये रिसीव किया है, ये वाला सर्टिफिकेट जो कि है समर एंटरप्रेन्योरशिप कैंप फॉर किड्स 2019। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का इनको जो है सर्टिफिकेट मिला है। उसके साथ ही साथ मरकज़े उम्मीद जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल किड्स के लिए, वहाँ पर भी ये एज अ गेस्ट स्पीकर गई थी। येस वुमेन कैन। अभी तो ये गर्ल हैं, बल्कि ये तो बेबी हैं, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया येस वुमेन कैन में। दैट इज़ सो अमेजिंग। और बड़ा इंस्पायर होती हूँ मैं ऐसे बच्चों को देख के, क्योंकि हम जब इस एज में थे हमें लगता था कि सर अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर टू स्मॉल टू डू एनीथिंग। लेकिन अब जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है शायद आने वाले दौर में पैदाशुदा बच्चे भी कुछ इस तरह का रिकॉर्ड कायम कर लेंगे। 1-2 साल में ही वो कोई चैंपियन बन रहे होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके साथ ही जनाब ये तकरीबन आई गेस इनके फादर बताए थे इनका पहला सर्टिफिकेट है, वेयर इट ऑल स्टार्टेड द नेस्ट का ये सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये वाला सर्टिफिकेट भी ईमान ने लिया हुआ है। यहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ, और साथ ही साथ एक और जो है चीज़ का इनिशिएटिव ईमान ले चुकी हैं, यानी कि अपनी खुद की डॉल्स की वो कॉमिक बना रही हैं। एक कॉमिक बुक बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये देखिए पहला पेज है, उसके बाद दूसरा ये एज अ बुक। ये अभी फ़िलहाल तो छोटे लेवल पर अपने हाथ से बना रही हैं, लेकिन इनका इरादा है कि एक कॉमिक बुक ये बनाएंगी जिसमें ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करेंगी, बच्चों को सिखाएंगी कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को सेव किया जा सकता है, पेड़ पौधों को किस तरीके से तोड़ा ना जाए, उन्हें मज़ीद लगाया जाए, पानी दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे जो हैं वो सबसे पहले फूल तोड़ लेते हैं, उनको फूल प्यारा लगता है, 2 मिनट उसे हाथ में रखते हैं, फिर इधर उधर डाल के बच्चे खेलने में लग जाते हैं। तो बच्चों को हमेशा समझाना चाहिए कि जब आपको कोई चीज़ प्यारी लगती है तो उसे पालना चाहिए, पोसना चाहिए, उसे नर्चर करना चाहिए, उसकी नशोनुमा करनी चाहिए। तो ईमान ने अपने लेवल पर ये एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया। और आपको पता है ईमान, ये बड़े लोगों को भी बड़ी ज़रूरत है इस बुक की। मैं भी खरीदूंगी आपसे। बड़े लोग भी फूल तोड़ देते हैं, प्लांट्स को तोड़ देते हैं।
आपको लगता है आपने क्या सोच के ये स्टार्ट किया? First, I made this doll, and then when I went to the beach, as you can see on the first page, I saw a giant sea turtle. Really? Yeah, and people were like jumping on it, and it was like about to die. They were not even pushing it into the sea. A little bit, but they were also like jumping on it. Then I was crying that please stop it, mar jayega. But they were not listening to me. That's so sweet. भाई ईमान ये बता रही हैं कि मैं एक बीच पे गई थी, वहाँ पर इनको टर्टल मिला, एक बड़ा सा टर्टल था जिसको लोग जो है वापस सेव नहीं कर रहे थे, वापस पानी में सी में पुश नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके ऊपर जंप कर रहे थे, क्योंकि लोगों को जब टर्टल दिखता है उन्हें ये पता है कि जो उसका शेल होता है वो बहुत बड़ा है और ये टूटता नहीं है कुछ भी करने से, तो लोग जो है ना टर्टल्स को बड़ा एनॉय करते हैं, उनको शेल के ऊपर जंप करते हैं, हंट करते हैं। तो ये ईमान को बड़ा लगा कि भाई टर्टल के साथ जुल्म हो रहा है, तो मुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए। हाउ इंस्पायरिंग। यहाँ पे रायना से कहेंगे कि रायना कुछ बजा के और गा के भी दिखाएं। जी रायना, लेट्स स्टार्ट। जबरदस्त भाई, क्लैपिंग फॉर रायना। ज़बरदस्त पियानो प्ले किया आपने, कीबोर्ड की जो है चैंपियन लग रही है। आगे जाकर इरादा है कि मैं बहुत सारे सॉन्ग्स इस पे गाऊंगी, है इरादा है कि बहुत सारे सॉन्ग्स गाऊंगी। अच्छा, पोएम्स भी गाती हैं आप? स्कूल में लेके जाती हैं अपने कि मैं स्कूल में लेके जाऊंगी बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पोएम पढ़ूंगी कीबोर्ड पे? अब तक स्कूल नहीं लेके गई? बच्चे तो आपको फ्रेंड्स तो कहते होंगे रायना हमें भी आप सिखाएं ना पियानो, ऐसे कहते हैं फ्रेंड्स? कहते हैं? नहीं कहते फ्रेंड्स? क्यों? फ्रेंड्स को मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है? ओह वाह, कब से स्टार्ट किया आपने ये सीखना? मैंने जून जुलाई से स्टार्ट किया था। हाँ, जून जुलाई से स्टार्ट किया था, यानी कि तकरीबन 1 साल हो गया है। इतनी जल्दी तो सीख नहीं सकती हैं, जुलाई तो अभी चल रहा है, 1 साल हो गया है तकरीबन रायना को ये सीखते हुए। सबसे ज़्यादा किसको अच्छा लगता है आपका ये कीबोर्ड प्लेइंग? मामा को ज़्यादा अच्छी लगती है या पापा को ज़्यादा अच्छी लगती है? दोनों को अच्छी लगती है। आपके साथ बैठ के कौन प्ले करवाता है, मामा या पापा? पापा। पापा ज़्यादा? भाई पापा जो है ना लड़कियों की जो है ना जान होते हैं। पापा की जान बेटियां होती हैं, बेटियों की जान पापा। उनका दिल अटका रहता है, मेरा भी दिल मेरे पापा में अटका रहता है। पापा को भी मैं बड़ी प्यारी लगती हूँ। तो बेटियों का जो स्पेशल किस्म का कनेक्शन अपने फादर से होता है ना, वो बड़ा प्राइसलेस होता है, बड़ा खूबसूरत कनेक्शन होता है। भाई ईमान का अपने पापा से कितना कनेक्शन है, क्योंकि जब भी ईमान आती है उनके पापा उनकी सारी चीज़ें कैरी करके उनको हेल्प करवाते हैं, चीज़ें उनकी दिखाते हैं कि ये देखें ये बनाया है ईमान ने, ईमान की ये वाली कैंपेन चल रही है। तो पापा से कितनी अटैचमेंट है? बहुत ज़्यादा। मैं उनके लिए नाश्ते ही बनाती हूँ। ओह वाओ, क्या बनाती है ईमान नाश्ते में? मैं कुछ स्नैक्स बनाती हूँ, मामा रोटी सालन बनाती हैं। ओह वाओ, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। ईमान को मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरीके से ये जो 8 इयर्स के बच्चे हैं हु आर वाचिंग यू, हाउ कैन दे इंस्पायर अदर किड्स? They actually have to like recycle things. Nothing is junk. Okay.
बस ये मैसेज है ईमान का, नथिंग इज़ जंक। भाई ईमान कह रही है नथिंग इज़ जंक, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ जो है वो बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्योंकि एक चीज़ मौजूद है, ईमान ने नेकलेस होल्डर बनाया है लकड़ी से। ये लकड़ी के वो टुकड़े हैं जो यूजुअली हम फेंक देते हैं। ये देखें जनाब कि ये ईमान ने नेकलेस होल्डर बनाया है, इसके अंदर आप टंगा सकते हैं अपने जो भी नेकलेसेस हैं उन्हें टंगा सकते हैं। अच्छा आपको पता है ये मेरे लिए बड़ा यूज़फुल है, मेरे पास बहुत सारे नेकलेसेस हैं ईमान। मेरे पास भी बहुत है। हाँ आपके पास भी बहुत सारे हैं। आपको अच्छे लगते हैं नेकलेसेस? रायना कुछ कहना चाहेंगी, देखने वालों को बताएंगी, कुछ कहना चाहेंगी? भाई रायना थोड़ी सी नर्वस हो रही है, मुझे लग रहा है नायरा है ना नर्वस है। नाश्ता नहीं किया रायना ने? किया था। क्या खाया था? अंडा रोटी खाई थी। भाई अंडा रोटी के बाद भी जानने आए राय में। यहाँ पर टाइम हो गया है थोड़ा सा शॉर्ट। जनाब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ईमान आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई, रायना आपने इतना अच्छा सा मिली नगमा सुनाया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आड़ू जो बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हैं उसके ऊपर बात की जाएगी कि आड़ू कितना यूज़फुल होता है। आइए देखते हैं ये ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात हो रही थी कि पीचेस पे बात की जाएगी। पीचेस यानी कि आड़ू जो इस वक्त मार्केट में बड़े अवेलेबल हैं, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि इस वक्त सस्ते हुए हैं, कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सेल लग गई है, सस्ते हो गए। हालांकि सेल जाने का टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन एक अंदरूनी खुशी होती है कि भाई सस्ताई हो गई है, बड़ा चाहे कम रेट्स में चीज़ें मिल रही हैं। आड़ू सस्ते हो गए, आड़ू का सीज़न चल रहा है, क्या उसके रेट्स चल रहे हैं और आड़ू की क्या खसूसियात हैं, आइए चल कर देखते हैं इस पैकेज में। आड़ू बहुत फ़ायदेमंद, फरहत बख्श और लजीज फल है। आड़ू कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर के खजाने से लबरेज है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसे जिंदगी से मुतालिक तमाम मसाइल जैसे मोटापा, ज़ियाबेतिस, आँखों की कमज़ोरी और दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करता है। आड़ू को हमेशा छिलके के साथ खाएं। आड़ू आपकी मजमूई सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है। विटामिन सी और मुफीद एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन जरिया होने के बाइस आड़ू कैंसर के उन ज़र्रात की तश्कील को रोकता है जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। आड़ू में मौजूद फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और फैटी एसिड आपकी दिल की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आड़ू सेहतमंद जिल्द, बालों की तवानाई में इजाफा और वजन कम करने के लिए भी मुफीद है। आड़ू के मजीद फायदे जानिए आज के मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान में। जी जनाब, ये खूबसूरत आवाज़ थी हमारे न्यूज़ एंकर ज़ीशान की। क्या खूबसूरत आवाज़ है भैया आपकी ज़ीशान भाई। यहाँ पर बात हो रही है आड़ूओं की जनाब, और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप तमाम लोगों की बहुत फेवरेट हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, बल्कि मेरे पास ऊपर नीचे नाम लिखे हुए, मैं आपको लाइन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इस वक्त सबसे पहले मेरे पास मौजूद हैं निगहत महमूद जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निगहत आप? ठीक ठाक है भाई। आपका हेयर कट बिल्कुल चेंज, मुझे लग नहीं रहा मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो फेसबुक पे पिक्चर्स देखी हैं बिल्कुल डिफरेंट है, और आज आप बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो मैंने कहा हेयर कट ले लेते हैं। बिल्कुल, हेयर कट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन जनाब। उसके बाद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट, आप लोग बोलते रहते हैं भाई उन्हें भी बुलाएं, हमें उनसे कुछ पूछना था, एक बात तो रह गई थी, उसे एक बात के लिए हमने आज दोबारा उन्हें बुला लिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, ब्यूटी एंड फिटनेस टिप्स की ट्रेनर भी हैं, डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम उम्मे राहील, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई लास्ट टाइम आप आई थी तो फ्लू हो रहा था आपको, अभी बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र की थकन थी शायद आपको, है ना? सही था, बिल्कुल सेट, अब बिल्कुल सेट हो गई हैं उम्मे राहील। उसके साथ साथ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं एक और गेस्ट जिनसे हम पूछेंगे आड़ू के फ़वाइद। आज उन्होंने थोड़ी सी आड़ू से टचिंग भी कर लिया, उनके जो ड्रेस का कलर है वो थोड़ा थोड़ा आड़ू में मिल भी रहा है। उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने ये जान करके ये प्लानिंग से पहना है। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं रज़ा इलाही साहब से। अस्सलाम वालेकुम रज़ा इलाही, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। भैया आपने सोच के पहना है कि मैं आड़ू से कॉम्बिनेशन में जाऊँगा आज, या ये इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक हो गया? कभी कभी अच्छे इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक हो जाता है ना।
बस ये आज अच्छा इत्तेफाक किया। भाई आड़ू पे बात हुई है कि आड़ू क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आम कम आड़ू ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आड़ू के क्या क्या फ़वाइद हैं, स्टार्ट करते हैं आपसे जी निखत। अच्छा, आड़ू के तो बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, ठीक है। उसका आड़ू के पल्प से लेके उसकी गुठली, उसका जो अंदर बादाम गिरी जिसे कहते हैं, उसके भी फ़वाइद हैं। गिरी को अगर हम ले लें तो वो आपके जो है तो स्किन के लिए उसका ऑयल बहुत अच्छा है। इवन आपके जो है तो कानों में कहते हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है, उसको डालने से बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पल्प उसका जो एक आड़ू को किसी भी सूरत में आप उसके जो है तो यूज़ करें, उसमें विटामिन सी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, उसमें पोटेशियम आपको मिलता है, वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल आपके बालों के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। भाई उम्मे राइल से मैं ये पूछूंगी कि स्किन के लिए आड़ू कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इससे आपका जो है स्किन जो है बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है, इसको खाने से ब्लड भी प्योरीफाई हो जाता है, स्किन के लिए कितना अच्छा है? अच्छा देखो, होता है कि आड़ू जैसे सीज़न में आए और रसीले आड़ू बड़े मशहूर हैं और बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, एकदम दिल चाहता है खाने का। सिर्फ आड़ू खाने लेकिन मीठा आड़ू भी तो किस्मत वालों का निकलता है, नहीं ज़्यादातर निकलता तो खट्टा होता है। देख के लेंगे तो मीठा भी निकलेगा। अच्छा। और बहुत ज़्यादा कच्चा ना ले, जैसे बिल्कुल पिंक होता है और थोड़ा सा पका हुआ हो तो वो मीठा ही होता है। आड़ू खाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो आपका स्टमक जो है बिल्कुल सेट रहता है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पेट से जुड़े हुए, उनका इलाज बेहतरीन, उनका हल जो है वो आड़ू है। आपका वेट हो गया, आपके लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, या कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जो भी है वो आड़ू से सही हो जाता है। डिफरेंट चीज़ें मैं बताऊंगी। और जहाँ तक स्किन की बात है, अगर रोज़ाना 2 आड़ू खा लिए जाएं तो एक तो आपको मोटापा नहीं आएगा, दूसरा आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग रहेगी। लगाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ खाना है। खाने से और लगाने से होता है कि जैसे भी आप इसमें भी था कि स्किन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी फ्रूट्स हैं स्किन के साथ ही यूज़ करने चाहिए, कि छिलके में ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है बानिस्बत पल्प के, इससे कि उसने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। अच्छा, ये मेरी मम्मी हर चीज़ में बोलती है कि हर चीज़ का छिलका उतार देती है, लड़की तुम छिलका समेत खाओ। और उसको अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि कुछ केमिकल्स उस पे स्प्रे वगैरह हुए तो उसको वॉश करना चाहिए, कंप्लीट अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जितने भी ऐसे हैं उनको स्किन के साथ यूज़ करें। रज़ा इलाही से मैं पूछूंगी कि जहाँ पर उसकी फ़िटनेस की बात हो गई कि फ़िटनेस पे कैसे यूज़ होता है, स्किन के लिए कैसे यूज़ होता है, बालों के लिए क्या इसकी फ़ायदात हैं? हाँ, आड़ू पहली बात तो ये जिससे उम्मे राहिल कह रही हैं कि आड़ू पेट का झाड़ू उसे कहा जाता है। और आड़ू पेट का झाड़ू, हाँ, अच्छा, पेट का झाड़ू यूँ है कि हमारे पेट में बहुत सारे अमराज जो है पैदा होने के सबब जो है वो हम पूरा साल जमा करते हैं। जब आड़ू का मौसम आता है, आड़ू के मौसम में अगर हम आड़ू खाएं इस तरह जिस तरह से उम्में बता रही हैं, 2 आड़ू अगर हम रोज़ाना खाएं और 7 दिन 1 महीने तक खा लें तो हमारा मोटापा, जो पैदा होने वाले अमराज हैं बॉडी के अंदर, वो ख़त्म हो जाते हैं। बालों का गिरना भी इसी ज़िम्रे में आता है कि खून के अंदर जो गाढ़ापन होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी जिल्द की ऊपरी सतह तक नहीं पहुँच पाती। सिर्फ बालों का ही नहीं, चेहरे की जो झाइयाँ हैं यहाँ असल में जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ कार्बन जमा होता है, जिसको हम कालापन जो यहाँ आता है, जिसको हम कहते हैं पिगमेंटेशन। इसी तरह जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी जिल्द की ऊपरी सतह तक जाती है तो बालों का जो गिरना है वो कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ अगर आप आड़ू खाएंगे और उसके साथ आप रुकू की जो शक्ल है, नमाज में जो रुकू की शक्ल है, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 मिनट 2 मिनट आप रुकू में रहें, उससे भी आपके बाल जो है वो 2-3 दिन में गिरना बंद हो जाएंगे, साथ में आड़ू खाते हैं। अच्छा, जैसे आप सर नीचे करके, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी जो है तो बेहतर हो सके, ब्लड फ्लो जो है तो बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ इस्लाम में जितनी चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा हमारी फिटनेस रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं ना, बहुत लॉजिकल मज़हब है हमारा, कंप्लीट जिसे कहते हैं ना कि और उसी हिसाब से आप जैसे कि आड़ू का जो सीज़न है तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें जिस सीज़न में पैदा की हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। और जो भी आप अपना इंट्रो में बता रही थी कि हर जगह पे बहुत सस्ता और नज़र वही वक्त होता है उस फ्रूट को या उस सब्जी को खाने का, बेस्ट टाइम होता है जिस वक्त वो हर जगह पे अवेलेबल हो,
हर और सस्ती हो। शुरू में महंगी, उस पर भी केमिकल्स लगे हुए हो सकते हैं, जब एंड वाला होता है वो भी कोल्ड स्टोरेज का हो सकता है, लेकिन जिस वक्त ठेलों पे मिल रहा होता है वो बेस्ट टाइम है उसको कंज्यूम करने का, भरपूर मौसम, किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रूट को आप ले लीजिए। अच्छा, बच्चों के लिए कितना मुफीद है? बच्चे, क्योंकि टॉडलर्स सबके घर में कोई ना कोई होता है, भतीजे भतीजी पोते पोतियाँ, तो टॉडलर्स जो होते हैं यानी कि 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कितना मुफीद है? वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और लाजमी देना चाहिए, उसको मैश करके दे सकते हैं। उसका इसका आड़ू का जो पीच एंड मैंगो का जूस बहुत अच्छा बनता है। हमने सिर्फ शेक सुना होगा कि मैंगो शेक, लेकिन सिर्फ आड़ू आपने लेना है आपने। अच्छा, ये घर में भी बन जाता है? मैंने तो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही देखा है, ऑर्डर लिस्ट में ही होता है मैंगो एंड पीच का। और बहुत इजी है और बहुत मज़े का बनता है। बच्चों को जब देंगे तो उनकी भूख खुलेगी। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, एक तो वो जूस शौक से पियेंगे, फिर उनका जो ना रग़बत बढ़ेगी, वो शौक से खाना खाएंगे और जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट कर लेंगे। अरे वाह, तो फिर उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात है कि जिन बच्चों को भूख नहीं लगती वो थोड़ा सा आड़ू ले लें, सख्त किस्म वाला जो है, 1-2 काश। सख्त वाला तो खट्टा होता है। हाँ, खट्टा ही लेना है। अच्छा, हाँ, खट्टा जो आड़ू है उसकी 2 काश ले लें, उसमें थोड़ा सा आलू बुखारा डालें, थोड़ा सा हरा पुदीना डाल दें, थोड़ा अनारदाना डाल दें, काली मिर्च डाल लें, वो एक टेस्टी जायकादार किस्म की चटनी बन जाएगी। बच्चा रुगबत से उसको खा लेता है और इससे भी भूख बच्चे की अम्मी ज्यादा रग़बत से खा लेंगी। जैम खट्टी खट्टी सी चटनी होती है ना, जैम बना सकते हैं बड़े, जब आजकल जैसे सीजन में है, जी। उसके पल्प को आप लीजिए और उसको छील ले, लेकिन उसमें से छिलका उतार के, क्योंकि जैम में छिलका जो है तो नहीं यूज हो सकता, फिर वो मामलेट बन जाएगा। मामलेट, तो वो जो है उसमें चीनी आप डालिए, रात भर उसको रखिए। जैसे अगर 1 किलो आपका आड़ू है जी, और उसमें 1 किलो ही आप या 1 किलो ही चीनी आप डाल के उसको रख लें और उसको छिलका उतार के और सुबह उसको जो है तो हल्की आंच पे दम पे उसको बना लें, और जब अच्छी तरह से वो उसमें मेल्ट हो जाती है, उसमें तकरीबन 1 से 2 टीस्पून जो है सिरके के डालिए और उसको आप आराम से 3 से 4 महीने के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जबरदस्त। और मतलब इसको ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं। जैम, इसको जैम आप उसको, और इवन बच्चों को जब आप उनको कोई भी उनका फूड या सीरियल बना के दें, उसमें 1 चम्मच उसकी मिक्स करके उसको दे दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा तुर्श है या इस तरह, तो उसमें थोड़ा सा हनी का इस्तेमाल बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। और एक इसकी सबसे ज्यादा जो अफादियत है, इसके पत्तों में भी बहुत अफादियत है। इसके पत्तों को धो के अच्छी तरह से, और साथ इसकी गुठलियां जो आप खा लेते हैं धो के, वो रेड कलर की गुठली निकलती है, उसको अच्छी तरह से उबाल लें, और उस जिन बच्चों के या बड़ों के पेट में जो कीड़े होते हैं वो उसको खत्म करते हैं। बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि वो कैंडीज खाते हैं ना तो उनके कीड़े हो जाते हैं, तो वो पानी उनको पिलाइए और वो जो है तो बिल्कुल साफ। अरे वाह, जबरदस्त। भाई उमेर आइल से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल एक नया जो है, एक नया तो नहीं लेकिन एक ये बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है कि यंग एज की गर्ल्स को लाइंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से पड़ रही हैं, ये क्यों है और किस तरह पीछेस से कुछ इसका कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि डिहाइड्रेशन, डाइट कॉन्शियस बहुत हो गई, वेट कॉन्शियस हो गई, डाइट सबने करनी और पानी तो पीना ही नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि जब स्किन डिहाइड्रेट होती है तो लाइंस आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लगाने की, खाने की, जैसे कि अगर हम पीच की बात कर रहे हैं तो आड़ू अगर आप खा रहे हैं तो उसका पल्प, उसका मसाज कर लें। और होता क्या है कि उनको होता है कि जी अगर कुछ लगाएंगे तो स्किन ऑयली होगी तो वाइट हेयर्स एंड ब्लैक हेयर्स हो जाएंगे। बिल्कुल। आड़ू का छिलका इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपने जैसे आड़ू का छिलका उतारना है और जो इनर साइड है उस पर हल्का सा बेकिंग पाउडर डालें आप, और उसको लेकर उसका मसाज कर दें। जिनकी बहुत ज़्यादा है वो मसाज करके उसको छोड़ दें, जब ड्राई हो जाएगा तो उसको झाड़ लें, जैसे मसाज करके उसको झाड़ लें और मॉर्निंग में वॉश कर लें। सिर्फ 2 दिन से उनके तमाम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें कितना सोडा कितना डालना है? बहुत कम डलेगा, लाइक अगर आप पिंच डालेंगे इसलिए कि तेज़ होता है तो स्किन को रश ना करे। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेयर्स है उस पर मसाज करें। और अगर सिर्फ लाइंस का इशू है, कोई और इशू नहीं है, तो थोड़ा सा मोटा छिलका निकाल लें या उसकी एक काश ले लें और उसको मिक्स करके पल्प जैसे बना के उसमें हनी मिला लें, शहद मिला लें, और उसके बाद उसका मसाज करें और उसको छोड़ दें तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद, अच्छा ये इवनिंग में करें तो ज़्यादा अच्छा, लाइक सोने से पहले रात को करें। और सोने से पहले जब इसको वॉश कर लें तो कोई भी नाइट सीरम, विटामिन सी सीरम या कोकोनट ऑयल ज़रा सा लगा लें।
तो यंग बच्चियों को तो फौरी तौर पे लाइक देखिए, अगर एज होती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लाइंस आ रही हैं, स्किन लूज हो रही है, इट्स नेचुरल। बट और आई थिंक मेकअप भी बड़ा हमारा मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप ये रूटीन में जैसे आप रोजाना खा रहे हैं, आड़ू खा रहे हैं और उसका मसाज करना शुरू कर दें बच्चियां, तो उनको किसी भी आर्टिफिशियल चीज पे जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पिगमेंटेशन उनकी खत्म हो जाएगी, लाइंस उनकी खत्म हो जाएंगी, पोर्स उनके मिनिमाइज हो जाएंगे और स्किन एक पिंकिश टोन देने लगेगी। और इससे जो है तो आपकी हाँ एक टोन या दो टोन जो है तो लाइटर भी हो जाएगी, क्योंकि एंटी ब्लीचिंग एजेंट भी इसमें, विटामिन सी इसमें है और खाने के भी साथ साथ जबरदस्त। अच्छा रज़ा लाई से मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर लड़कों की बात करते हैं तो आजकल लड़के जो हैं वो बड़े थके थके रहते हैं, इतना हार्ड वर्किंग भी नहीं होते। भाई सारा दिन ऑफिस में ठीक है, मेंटल आपका काम होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आप लड़के का हैं, बच्चे का हैं। तो रज़ा लाई साहब, लड़के अगर हम बात करते हैं, जो टीनेजर्स की भी अगर बात कर लेते हैं तो बड़ी जल्दी वो थक जाते हैं। वरना थोड़े दिन पहले तो हम ये देखते थे, कुछ सालों पहले लड़के इतने एक्टिव होते थे, सोते नहीं थे भाई रात में। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात ये कि हमारे यहाँ जो मोबाइल गेम है, फिर अपना कंप्यूटर है, पबजी मुसीबत है। दो चीजें ये इन्होंने ऐसा किया कि जो बच्चे पहले मोहल्ले में इकट्ठे होकर खेलते थे, क्रिकेट नाइट मैचेस होते थे, नाइट मैचेस होते थे, लोग भाग दौड़ करते थे बच्चे, उनमें एक जो जिस्म के अंदर आपने जो खाया होता था, एक वो सर्फ होता था, दूसरा ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार आपके अंदर जाती थी और बहुत सारे टिश्यूज रिपेयर होते थे। टूटने वाली जो चीज़ें थी आपकी बॉडी से खारिज हो जाती थी फटाफट, जो कि 3 दिन में होती हैं नॉर्मली तौर पे, वो एक दिन में 24 घंटे में 2 घंटे जो पसीना आता था उसमें ज़ाया हो जाती थी। अब है ये कि ऐसे चल रहा है, वो घर में बैठे हुए हैं, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया, साथ फास्ट फूड खा लिया। अब हुआ ये कि वो हैवी प्रोटीन जो बच्चे लेते हैं वो जज़ब नहीं करती, उनकी बॉडी पूरी तरह से इंतज़ाब नहीं करती। होता यूँ है कि वो फिर फैट की सूरत में आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जब बच्चे भाग दौड़ नहीं करेंगे तो उनमें वैसे ही इज़्मिलाल होगा, तबीयत में थकन रहेगी, तबीयत में बोझलपन रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जो भी खिलाएं, लेकिन उसके साथ बच्चों को आधा घंटा 20 मिनट जरूर वॉक भी कराएं, साथ में थोड़ा खेलें भी। और आई थिंक फ्रूट्स भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग फ्रूट्स नहीं लेते हैं, पानी फ्रूट्स ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं साथ साथ। और ये चीज़ें ये है ना कि अगर आप वॉक करेंगे या खेलेंगे, इवन साइकिलिंग करेंगे, अब तो ये है ना कि बच्चों को अगर सौदा लेने के लिए भाजो तो वो कहते हैं कि हम जो है तो गाड़ी में चले जाएं, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल करना है, जो कि और फिर आप कहते हैं कि हम भाई वो फ्रेशनेस नहीं आ रही, वेट जो है तो हमारा जो है तो गेन करें, तो आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि जो खुसूसन ऐसे बच्चे जो इंतहाई सुस्त रहते हैं, जब माँ शिकायत करती है, 4-5 साल का बच्चा होता है कि 4-5 साल का, 4-5 साल का, 8-10 साल का बच्चा होता है, तो उसमें सुस्ती, वो पढ़ने में होशियार नहीं है, चुस्त नहीं है, सुस्त रहता है, खाता सही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है, एक तो जैसे इन्होंने जैम बताया, आड़ू का जैम, हाँ आड़ू का जैम, ये इंतहाई मुफीद है। एक चीज है जिसको बोलते हैं दक्कनी मिर्च, दक्कनी मिर्च, दक्कनी मिर्च, हाँ वो आई थिंक वो जो कम स्पाइसी होती है ना, रेड कलर की व्हाइट कलर, ब्लैक होता है उसका, वो उतार देते हैं, छिलका उतारते हैं, सफेद काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, सफेद काली मिर्च कॉमन। ये दक्कनी मिर्च के नाम से बाजार से मिल जाएगी, इसको पीस लें। काली मिर्च की गिरी की बात हो रही है जो नहीं, दक्कनी मिर्च के नाम से ही मिलेगी। वो ही मिर्च जैसे काली मिर्च होती है, व्हाइट मिर्च होती है, इसी तरह से काली मिर्च की तरह ही होती है सफेद दक्कनी मिर्च जो है। दक्कनी मिर्च ले लें, उसको पीस लें, पाउडर कर लें। आप जैसे जैम बता रही थी, इस तरह से आप जैम लगा के ब्रेड पे उसके ऊपर थोड़ी सी वो छिड़क कर भी दे सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आप जो है उसको सख्त वाला आड़ू लें, उसको काट लें, छिलका उतार के हल्का हल्का सा, और सुबह उसको थोड़ा सा उसमें सिरका डाल के और उसको आप थोड़ा शहद डाल के उसको किसी जार में डाल के रख दें, कोई पकाना नहीं है उसको। उसमें दक्कनी मिर्च जब भी आप लें, दक्कनी मिर्च जितना बच्चे का जायका बनता है उसके हिसाब से दक्कनी मिर्च और काला नमक, यही मैं कहने वाली थी। अगर काला नमक अगर मिला के अगर आप देना शुरू करेंगे तो उसमें बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 15-20 दिन में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पास एक कॉल है, लेकिन कॉल के बाद मेरा एक सवाल ये है कि आजकल सांस फूलने का अमल बहुत छोटे बच्चों से स्टार्ट हो जाता है, बड़े लोग तो बड़े, लेकिन बच्चों में भी बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, ये क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं बुशरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बुशरा, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर रज़ा साहब से बात करनी है। मेरी ना बेटी है,
21 साल उसकी एज है। जी जी। तो उसके ना थाइस बहुत मोटे हैं, तो मैंने काफी मेडिसिन वगैरह उसे यूज करवाई है, लेकिन वो किसी तरह भी ना स्मार्ट नहीं हो रही। आपकी एज से बहुत बड़ी लगती है। जी जी। तो आप मुझे डॉक्टर को बताए कुछ ऐसा बताए उनका वजन कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं आपको बुशरा। यहाँ पर एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी मैं अखीला बात कर रही हूँ डालमिया से। कौन बात कर रही है? अखीला बात कर जी रही हूँ अखीला। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो वेट कम करने का था ये बता दीजिए हमसे। दूसरा जो है अखीला दोबारा बताइएगा, आपने क्या पूछा? वजन कम करने, वजन कम करने का। और दूसरा जो भी पेट की कीड़ों को बताया था वो मिस हो गई। क्या मिस हो गया आपसे अखीला? ये पेट का वजन है। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ भाई, टीम से गुजारिश है कि आप अखीला से पूछ लें कि ये दूसरी चीज़ वो पूछ रही हैं वो क्या कह रही हैं। यहाँ पर बात को बुशरा की बात को कंटिन्यू करते हैं कि भाई उनकी बेटी की थाई जो है वो ज़्यादा थोड़ी हैवी है, वो चाह रही है थाई थोड़ी कम हो जाती है, किस तरीके से हो सकती है? अच्छा, इसमें ये है कि हमारे यहाँ एक तो बच्चियाँ जो है वेट कम करती हैं, उसके साथ मेडिसिन लेती हैं, कुछ रेसिपी इस तरह की इस्तेमाल करती हैं, वेट कम हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि विटामिन डी भी कम हो गया, कैल्शियम भी कम हो गया। तो फिर उसको पूरा करने के लिए फिर कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, कोई ना कोई मेडिसिन लेना पड़ती है। वो लेते हैं तो फिर दोबारा हेल्थी हो जाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर फिगर वहीं का वहीं, फिर वही कपड़े जो लूज़ हो जाते हैं वही तंग हो जाते हैं फिर से। तो आप देखते रहिएगा, मैं आपको इसके साथ एक डाइट प्लान भी बताऊंगा और इसके साथ एक नुस्खा भी बताऊंगा, जिससे इंशाल्लाह ताला आपका 1 महीने में 8 से 10 केजी वेट कम हो जाएगा। और थाई के लिए स्पेशल कोई है टिप? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो भी आप शेयर कर दें? जी जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल जो अखीला ने पूछा था, एक तो वेट लॉस के लिए पूछ रही थी, वो तो आई थिंक यहाँ पर कवर हो गया है। दूसरा अखीला का सवाल ये था कि वो पेट के कीड़ों की जो आपने रेमेडी बताई थी वो मिस हो गई उनसे। जी एक मुट्ठी जो इसके पीच के जो पत्ते हैं उसको लीजिए, उसको अच्छी तरह से धो के, आड़ू के पत्ते, आड़ू के पत्ते, आड़ू के पत्ते, ठीक है, एक मुट्ठी उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। और 4 से 5 जो है तो उसकी गुटलियाँ, उनको भी अच्छी तरह से धो के और एक स्टेनलेस स्टील की डेगची में उसको अच्छी तरह से 1 से 1.5 कप पानी डाल के उसको उबाल लीजिए। अच्छी तरह से उबाल के उसका जो कहवा बन जाए उसको रूम टेम्परेचर में ला के, और जी बिल्कुल, और रात को सोने से पहले उसको लीजिए और उसको तकरीबन आप 1 हफ्ता 5 दिन डेली आप यूज करें। तो आप देखिएगा। अच्छा इसमें चीनी नहीं मिलानी? नहीं कुछ भी नहीं मिलानी। वेट अच्छा हम हर चीज में चीनी क्यों मिलाते हैं? नहीं मैं समझिए पेट के कीड़ों वाली जो है रेमेडी है वो वाली रेमेडी है। जी ये वही है, ये वही है ना? हाँ वो मैंने जैम था हमारा। अच्छा हाँ वो तो जैम था। मैं असल में बड़ी ना, मुझे बिना चीनी की चाय पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं, मैं तो ग्रीन टी में भी चीनी डाल देती हूँ। मैं इस मामले में थोड़ी सी हूँ। आप अफोर्ड कर सकती हैं। भाई निगत के लिए मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी चीनी को मिनिमाइज ही रखना चाहिए क्योंकि डायबिटीज के जो चांसेस हैं वो अब बहुत ज्यादा है। चीनी की बजाय शक्कर का इस्तेमाल जरूरी है, या ब्राउन शुगर। व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा। चीनी और शक्कर में फर्क है। व्हाइट शुगर जिसे हम चीनी व्हाइट शुगर को कहते हैं, ठीक है, वो केमिकल उसमें डाले जाते हैं, जी प्रोसेस्ड है। और जो शक्कर या गुड़ जो है, ब्राउन शुगर जिसे कहते हैं, या गुड़ जो है वो नेचुरल है। वो इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल वो इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर है कॉल, देखते हैं कौन बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी कौन बात करें, कहाँ से? मैं स्टेडियम से बात कर रही हूँ, मिसेस बशीर। कौन बात कर रहे हैं? मिसेस अकील। मिसेस बशीर। जी जी मिसेस अकील बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? मेरे को ये मोटापे का प्रॉब्लम है, सूजन भी हो जाती है और पेट भी बढ़ जाता है और हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। हड्डियाँ बहुत जोड़ों में, हड्डियों में। अभी मैं 12 महीने या हो गए तो मैं गिर गई थी। अच्छा। हड्डी में टूट गई थी, के बाद मैं बिस्तर पे रही। अपने बिस्तर के बाद अभी थोड़ा थोड़ा चलती हूँ, लेकिन अभी ये कि सूजन बहुत हो जाती है और थोड़ा बिस्तर पर उठना होता है, मोटापा थोड़ा कम हो। एज क्या है? एज उम्र होगी 65 साल। 45 65 साल उनकी उम्र है। जी मिसेस बशीर आपको बिल्कुल बताते हैं, 65 साल उनकी उम्र है। वो कह रही हैं कि मैं गिर गई थी तो मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा और बेड रेस्ट में उनका वेट जो है वो गेन हो गया। तो किस तरीके से कम हो सकता है? हाँ बड़ा आसान है। इसमें आप ले लें सौंठ, जो खुश्क अदरक जो होता है वो ले लें, सौंठ 30 ग्राम, इसमें काली मिर्च ले लें आप 30 ग्राम, सूरनजान शीरी 30 ग्राम, देसी अजवाइन जो है वो 30 ग्राम ले लें। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लें
और इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम लिया करें खाने के बाद। और बीपी अगर आपका ज़्यादा हाई होता है तो फिर दिन में एक बार लिया करें। अच्छा, दूसरा ये कि दोपहर के वक्त आपने खीरा और मूली, टमाटर, जो भी इस वक्त फ्रूट मुहैया है वो ले लें। हाँ, वेजिटेबल, उसके साथ आप आड़ू मिलाएं। आड़ू मिला के उसके ऊपर नींबू निचोड़ें या 1 चम्मच सिरका डालें। उसमें काली मिर्च, काला नमक डालें। इसको बतौर सलाद आप दोपहर के वक्त खाएं। दोपहर का खाना जरा कम खाएं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा बुढ़ापे के लिए फाका नहीं करना, आपने खाना है, ग़िज़ाई चेंज लाना है। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं और एक सूजन वाला उनका पॉइंट रह गया है और ये कॉल हम ले लेते हैं, देखते हैं ये क्या पूछे। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ रहीम यार खान से। मैम कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? मौसम कैसा है रहीम यार खान का? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। 2 दिन पहले तो बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। भाई हमारे लिए भी दुआ करें, कराची में भी बारिश हो जाए। अल्लाह करे। वैसे रहीम यार खान में इतनी मुश्किल से बारिश होती है तो हम तो दुआएं करके बारिश मंगवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आयशा? यस मैम, मैंने डॉक्टर साहब से ये पता करना था, मेरा कुछ गायनी का प्रॉब्लम था। मुझे 7 ईयर के बाद बेबी हुआ है, मतलब काफी टेस्ट के बाद। तो ट्रीटमेंट करवाई, उससे मेरी मतलब बॉडी बहुत फैल हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं फैल हो गई है, फैट ज्यादा था। तो फिर मुझे बेबी में प्रॉब्लम हुई। अब अगर माशाल्लाह मेरा बेटा है 2 साल का। जी। तो उससे मेरा ये है कि मेरा बीपी बहुत शूट कर जाता है। मैं कोई डाइट के लिए लेती हूँ, जैसे कोई मेडिसिन लूँ तो उससे भी मेरा बीपी शूट कर जाता है। मुझे थोड़ा बीपी का भी प्रॉब्लम है। जी, तो ठीक है, बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया था कि ये साइन वगैरह ये ना आप इस तरह कुछ ट्रीटमेंट करें, कुछ देसी ट्रीटमेंट से आपका वेट लूज हो। मुझे ये डर है कि मेरा बीपी काफ़ी शूट हो जाता है, 190 पे या इस तरह हो जाता है। तो मैं अगर ऐसी कोई यूज़ करती हूँ तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं दोबारा होगा? कि ऐसा कोई मुझे ट्रीटमेंट बताएं कि मेरा बीपी भी नॉर्मल रहे और मेरा वेट भी जो है वो कम हो जाए। ठीक है आयशा, हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपका बीपी भी कंट्रोल रहे और आपके जो वेट भी कम हो जाए। यहाँ पर वक्त में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शेयर करेंगे आपके तमाम जवाबात को और आपकी मजीद कॉल्स भी लेंगे। देखते रहिए उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। बात हो रही है आड़ूओं की। आड़ू जो है वो मार्केट में बहुत वाफर मकदार में इस वक्त अवेलेबल है, सस्ता भी हुआ है, तो उससे क्या क्या फ़वाइद हम उठा सकते हैं ये हम जान रहे हैं। ब्रेक पे जब हम गए नहीं थे तो उन खातून ने कहा था कि भाई 7 साल, डॉक्टर मेरा आई थिंक उन्होंने सवाल किया था कि 7 साल बाद मैंने कंसीव किया है और मुझे बेटा हुआ है, उसके बाद 2 साल अब गुजर चुके हैं, लेकिन अब मेरा वेट जो है, कुछ लोग कहते हैं तो मैं सूजन हो गई है, कुछ लोग कहते हैं फैट्स हो गए हैं, तो वो चाह रही हैं कि उनका बीपी भी शूट ना करे और वेट भी लॉस हो जाए। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात कि वेट बढ़ जाता है और सूजन अपनी जगह, उसके लिए पहले एक सूजन के लिए जो अगर बॉडी ब्लोट कर रही है उसके लिए सॉल्ट ऑयल मिल जाता है, नमक, जैसे हम नमक। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हो मेरा है, लेकिन मैं ये सोचूं कि इन्हें डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहिए कि क्या ये सूजन है या मोटापा है। एग्जैक्टली देखिए 7 ईयर्स के बाद उन्होंने कंसीव किया है, माशाल्लाह 2 साल का उनका बच्चा हो गया, या जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं या कॉलर्स हैं, अगर उनका कोई सीवियर केस मतलब इशू है तो उनको करीबी जो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो तमाम चीज़ें ये बहुत माइल्ड होती हैं, मतलब ये कोई 100% इलाज नहीं होता है कि खुदा ना खास्ता कोई सीवियर केस है या कोई इशू है कि आप डायबिटिक पेशेंट है, हमने बताया आप ठीक हो जाएंगे। आपने अपनी मेडिकेशंस नहीं छोड़नी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, साथ साथ आप एक नेचुरल या होम केयर के तौर पे तमाम। लेकिन पहले हमें पता तो चल जाए ना कि हुआ क्या है। आप लोगों की हम सॉरी बात करती है, लेकिन मैं अपना पर्सनल आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी स्किन पे बीच में अभी कुछ दिनों पहले ना छोटे छोटे से रमजान में, क्योंकि ऑयली चीज़ें चल रही थी, तो मेरे छोटे छोटे से व्हाइट हेड्स आ गए थे मेरी चिन के पास वाले एरिया में, बहुत ज़्यादा व्हाइट हेड्स हो गए थे। तो हर बंदा मुझे कहता है तुम्हारे ना स्टमक में इशू हो गया, डेफिनेटली तुम्हारे स्टमक में इशू है, तुम्हारा तो स्टमक ख़राब है। मुझे कोई 10-12 लोगों ने बात बोली, मैंने कहा यार 10-12 लोगों ने बोल दिया डेफिनेटली स्टमक ख़राब है। मैं गई शहर के बड़े अस्पताल, वहाँ पर मैंने सबसे बेस्ट स्टमक
स्पेशलिस्ट जो इस तरह के स्टमक रिलेटेड इश्यूज देखते थे, मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया, रिसिप्ट मैंने कटवा ली, वो कोई 5-6 हज़ार रुपये का अपॉइंटमेंट चार्जेस मैंने उनके भर दिए। मैंने 1.5 घंटा बल्कि 2 घंटा वेट किया अपने भाई के साथ इस तरह से बैठ के। उसके बाद जब मेरी बारी आई, सिर्फ लोगों के कहने पे, क्योंकि लोग कह रहे थे आपके स्टमक में मसला है, मैं 5,000 रुपये देकर और मैं 2 घंटे बैठकर रात के मुझे 1 बज गए थे वापस आने में। जब मेरी बारी आई, मैं उनके कमरे में पहुंची। आप लोगों को पता है निगत और उमेर हाइल, डॉक्टर रज़ा राही, मैं जब पहुंची उनके पास, उन्होंने मुझे देखा, जो बोलती है क्या मसला है, मैंने कहा डॉक्टर ये मुझे इशू है और सब कह रहे हैं स्टमक के, कह रहे सब तो डॉक्टर नहीं है, ये तो आपकी स्किन का इशू है, ये तो स्टमक का इशू नहीं है। मैंने बोला मेरे गए 5,000 रुपये, टाइम भी गया, 5,000 भी गए। उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको नाम लिख के दे रहा हूँ डॉक्टर का, आप इनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। मैंने कहा बस ये नाम लिखवाने के 5,000 रुपये मेरे जो है वो चले गए। तो जनाब सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर से या जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे कंफर्म तो कर लें कि आपको हुआ क्या है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अब जैसे इनको कह रहे हैं लोग कि भाई आपको सूजन हो गई है। इसके लिए मैं बता दूं, देखो एक बहुत छोटी सी और बड़ी मज़ेदार सी बल्कि रेसिपी कहना चाहिए जो कि सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई दवा नहीं है। अच्छा, इसमें करना क्या है कि आड़ू की हम बात कर रहे हैं, तो कच्चे पक्के आड़ू लेने, उसके पीसेस कर लें आप, शहद लीजिए प्याले के अंदर, उसमें आड़ू डालिए, दालचीनी का पाउडर पिसा जो दालचीनी है वो उसके ऊपर छिड़किए। उसके साथ जो है आपने अमलतास जो होती है, अमलतास की फली, उसके अंदर अमलतास की फली, हाँ, उसके अंदर सिक्के कॉइन्स होते हैं, तो उसके वो निकाल के तकरीबन 3 कॉइन्स, अगर 1 कप के बराबर शहद या 2 कप के बराबर शहद है तो 3 से 4 कॉइन्स जो है वो आपने क्रश करके डालने हैं। और साथ साथ जो है इसमें आप डालेंगे अजवाइन, आधा चाय का चमचा अजवाइन। अच्छा, ये सब मिला लेंगे, उसमें आप काला नमक भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए वरना ज़रूरत नहीं होती। इसको मिला के रख दे तकरीबन 4-5 दिन के लिए। और उसके बाद जो है आपने करना क्या है कि वो जो है आप दिन में 2 बार सिर्फ उसमें से आपने 1 काश निकालनी है, लाइक जो आड़ू है वो निकालना है और वो खाना है। खाने से पहले खाना है, दोपहर में भी खा लीजिए और रात को भी खा लीजिए। जिनको बीपी है वो काला नमक नहीं डालेंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। जिनको शुगर है वो शहद का एहतियात करेंगे। और अगर बीपी इनका हाई हो जाता है तो एक बड़ी छोटी सी बूटी और हर जगह मिल जाती है, इसरोल बूटी। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आराम से यूज करने के लिए सेफ साइड पे इसरोल बूटी होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन उसकी भी मिकदार आपने कम से कम रखनी है। कि आपने उसका पाउडर बनाया, जस्ट 1 पिंच जो है आपने सुबह और शाम का, चुटकी भर, चुटकी सुबह और शाम। अच्छा, ये बता सकती है नाम आपने दोबारा क्या बताया? इसरोल बूटी। इसरोल बूटी दिखती कैसी है? क्योंकि काफी दफा ये होता है कि आपका जो शॉपकीपर है वो गलत चीज दे देता है कि भाई लकड़ी फेमस है, इसरोल बड़ी फेमस है। हाँ। और राउल्फिया के नाम से भी जाने जाती है, छोटी चंदन भी कहते हैं। हाँ, ये फेमस है और बीपी के हवाले से हर्ब की बेहतरीन दवाई है। बीपी, डिप्रेशन। महमूद से मैं ये पूछना चाहूंगी, मिसेस बशीर जो थी उनके कह रही है घुटनों में भी पेन है, अब मैं हल्का हल्का चलती हूँ लेकिन पेन है और मुझे मोटापा भी हो गया, वो क्या करें? अच्छा, जैसे सबने कहा कि पहले तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें। साथ जो है तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं कि फ़ौरन आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। वो ये कि एक पौधा होता है, आक का पौधा कहलाता है, उसका आक का, वो उसके पत्ते होते हैं, उसका एक पत्ता लें, लेकिन ख्याल रखें उसमें से एक दूध या पानी निकलता है, वो आंख वगैरह से पे ना लगे, आंख पे वो ही हाथ आपका ना लगे, ठीक है। उस पत्ते को लीजिए आप, उस पे सरसों का तेल अच्छी तरह से लगाइए और उसको गरम कर लीजिए। इतना उसको आग पे गरम कीजिए कि जितनी आप हीट बर्दाश्त कर सकें। उसको अपने घुटने पे रखिए और बांध लें रात को सोने से पहले। और सुबह जब आप देखें, इसको आप रेगुलर कर सकते हैं, आप कीजिए, आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और पेन भी कम। जब सूजन कम होगी तो पेन कम होगा। अच्छा, ये आप उस पत्ते की तो बात नहीं करें, जनरली अरंत का पत्ता भी अरंत का नहीं, ये आग का पत्ता कहते हैं, आग का पत्ता। और अगर ये नहीं मिल रहा तो टेसू के फूल तो सबको मिल ही जाते हैं, ठीक है। टेसू के फूल, अजवाइन और नमक डाल के पानी में डिप कर लें पैर, तो पूरी बॉडी की सॉइलिंग निकाल देता है। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। तो यानी कि ये वाला जो टोटका ये वो भी यूज कर सकते हैं जिनको लग रहा है कि उन्हें, जिनको भी लगता है कि ब्लोटिंग हो रही है, बॉडी सॉइल कर गई है, जिनको वहम हो रहा है, जिनको लगता है सुबह उठे हमारी बॉडी बहुत फूली भी लग रही है, तो वो अगर वहम भी है तब भी कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं। वैसे भी बहुत रिलैक्स, बहुत ज्यादा। जब आप पानी आप जब नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप जब बैठते हैं तो वहम और फहम दोनों पे अच्छे असरात आएंगे। अच्छा, रज़ा लाई से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप जो डाइट प्लान शेयर करने वाले थे वो भी आप शेयर करें। अच्छा, एक ऐसा मोटापा जो आपको देर तक आराम करने के बायस हुआ है, एक ऐसा मोटापा जो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती के बाद है, जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल जो है आपने कराया, उसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है बहुत ज़्यादा, आप आराम पसंद बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा मोटापा जिसमें आपको शुगर भी है। इस तरह के जो तमाम मोटापे हैं
या वो खवातीन या वो लड़कियां जिनको ऐसा मोटापा, जैसे कि हमें कॉल आई थी जिनका पीरियड सर्कल हार्मोन्स जिनके डिस्टर्ब हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। इसमें आपने लेना है देसी लहसुन, एक तो बड़ा लहसुन होता है, देसी लहसुन ले लें आप, छोटा वाला, हाँ छोटे वाला 30 ग्राम, और कलौंजी ले लें आप तकरीबन 30 ग्राम, मेथी दाना वो भी ले लें 30 ग्राम। आप ऐसा करें कि इसमें सिरका इतना डालें कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है निम हो जाए, भीग जाए, अच्छी तरह से भीग जाए, डूब जाए। अच्छा, अब इसमें आप चाहें तो अदरक भी, इसमें जैसे कार्डिक पेशेंट है तो थोड़ी सी अदरक आप इसमें कश करके काट के वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको पड़ा रहने दें 2-3 दिन, ये पड़ा रहे। 2-3 दिन के बाद इसका 1 चाय का चम्मच, अच्छा इसमें किसी भी चीज़ को पीसना नहीं है, आप पीसना नहीं है, साबित रखना है, साबुत रखनी है। आप इसको खाने के साथ ले सकते हैं, वैसे इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होगा, चलने से जो आपका सांस फूलता है वो ठीक होगा, आपका जिस्म जो सुन होता है वो ठीक होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपने लिपिड प्रोफाइल अपना कराया हुआ है, अगर आपने 40 दिन के बाद दोबारा यही नुस्खा इस्तेमाल करके दोबारा कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लेपिजेट वगैरह नहीं लेना पड़ेगी, क्लियर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह। एक चीज़ ये, दूसरा ये है कि अर्के मको, अर्के कासनी, ये 2 चीज़ें बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान में बनाते हैं, किसी भी ब्रांड की आप ले लें, आधा कप सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे जो वर्म होता है आपका, सूजन जो होती है वो उतर जाती है। दूसरा होता है हमारे यहाँ राई दाना, ब्राउन से जो हम अचार में डालते हैं, राई दाना पीस के रख लें, सिर्फ उसका आधा चाय का चम्मच या चौथाई चम्मच दिन में 1 बार लेने से आपको यूरिन जो है वो खुल के पास होगा। पैरों के ऊपर जो सूजन है, घुटनों पे जो सूजन है, पैरों पे सूजन कॉन्स्टिपेशन से भी आती है क्या? कॉन्स्टिपेशन से भी आती है, खासतौर यूरिक एसिड जब बढ़ जाए, किडनी की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी, यानी कि बात का ये जामे मतलब है कि सूजन को लाइट नहीं लेना है, अगर सूजन है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हाँ, उसमें देखें आपको टेस्ट करा लेने से ये होता है मर्ज की तशखीस हो जाती है, और आप कोई चीज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कोई टोटका भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये पता है मेरी इस मर्ज के लिए है। जब कभी टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि आपने मुआविन या अल्टरनेटिव जो मेडिसिन आपने ली उससे आपको ये फ़ायदा हुआ। दूसरी बात ये कि मोटापे की डाइट ये है कि आप चने, दाल, जो भी दाल शौक से खाते हैं, आप चने, दाल, और उसके साथ आप गोश्त अगर थोड़ा बहुत डालना चाहें तो वो डालें, और उसको सुबह के वक्त आप रात को भिगो के रख दें दालों को, सुबह उसमें आप चिकन या जो भी कुछ मिला के उसको हल्का सा नमक डाल के उसको बॉयल करें। बॉयल करके ये सुबह नाश्ते में लें, और इसके साथ आप ऐसे करें कि जैसे आड़ू है, जो भी फ्रूट है मार्केट में, वो लेके आप उसका जूस बना के सुबह के वक्त लें। ये डाइट प्लान है। दोपहर के वक्त आप 1 चपाती ले लें, उसके साथ आप आड़ू लें, खीरा लें, बंद गोभी लें, और गाजर, मूली, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेके उसके ऊपर नींबू निचोड़ें, या आप सिरका डालें अंगूर का 1 चम्मच के करीब, उस पर काली मिर्च डाल के दोपहर के वक्त खाएं। रात के वक्त, हाँ अब ये रच के खाना है आपने, रात के वक्त जो है वो आप 1 चपाती खानी है आपने, उसके साथ आप दूध ले सकते हैं 1 गिलास के करीब। ये आपका डाइट प्लान है, इस पे आप अमल करें। दूसरा आप लें खाने में, जैसे कि वेट कम करना है सिर्फ, तो उसमें आप ले लें ग्रीन पत्ती, जो हरी पत्ती है, और काली पत्ती है, दारचीनी है, ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लें, एक जार में डाल के रख लें, और इसका आधा चाय का चम्मच लें, 1 गिलास पानी में डालें। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको छान लें, छान के ये सुबह खाली पेट लें, इसी तरह असर के वक्त लें। इससे मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा, आपको भूख कम लगेगी। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो इन्होंने बताया। बस ये कि सिरका, जैसे इन्होंने कहा अंगूर का सिरका या सेब का सिरका, नेचुरल जो विनेगर होते हैं वो आपने यूज़ करना है। सिंथेटिक जो सफ़ेद वाले सिरका है वो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करें, वो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं इस्तेमाल करना। जैसे रज़ा इलाही साहब ने जो सारी चीज़ें, एक कॉल है, शामिल कर लूँ ताकि वो देर से इंतजार करिए। हम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं आपका बात कर रही हूँ जी, क्या कहना चाहेंगी? जी जी, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी अक्सर? जी 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 जी, फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर से बात, अगर आपने अपना नंबर दे तो मैं आपसे बात कर दूँ, मखसूस एहराम के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। तो अच्छा, वो बिल्कुल बिल्कुल भाई, टीम से हम गुजारिश करेंगे कि अक्सा को नंबर भी दे दें। अभी कुछ पूछना चाहेंगी अक्सा?
हाँ जी, मेरे साथ ना 2-3 साल से ना एक मसला हो रहा है, मखसूस आराम का मसला है मुझे, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम है, तो वो मैं डॉक्टर से नंबर दे दूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, टीम से ये गुजारिश करेंगे कि डॉक्टर उम्मे राहिल का नंबर देते हैं, उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो पूछना चाह रही हैं उनसे, प्राइवेटली उनसे पूछना चाह रही हैं। यहाँ पे हम निगहत की भी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक मामला जो मैं देख रही हूँ जो हमारा रह गया है, वो जो वो कह रही थी सिर्फ थाई पे उनकी बेटी के प्रॉब्लम है, वो कोई स्पेशल टिप होती है कि वो सिर्फ थाई का ही वेट लॉस होता है? उससे पहले मैंने निगहत को कट किया था, मैं निगहत की बात को दोबारा कंटिन्यू मैं वही कह रही हूँ कि जो इन्होंने भी सारी चीज़ें बताई हैं। अब किचन में जो भी अब खाना सब्जियां हम बनाते हैं, वैसे यूजुअली उसमें जैसे उसमें आप दालचीनी का पाउडर ज़रूर बना के रख लीजिए, अजवाइन रख लें, अजवाइन रख लें, सौंफ रख लें, ये दालचीनी रख लें, दालचीनी है, सौंफ है, अजवाइन है, काला जीरा है, सफ़ेद जीरा है, सौंफ है, अजवाइन भी है, और अपना तेज पत्ता और कलौंजी जो है, जो भी सब्जियां आप बनाएं उसमें साबुत जो है ना, ये थोड़ा सा जो है तो ये चीज़ें डालें बघार के लिए, आप डालें, जो कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें वजन बढ़ने की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, स्किन की प्रॉब्लम होगी, बालों की प्रॉब्लम होगी, अगर डेली आपके खुराक में होगा और आपके अंदर जाएगा तो उन प्रॉब्लम से आप किसी हद तक बच सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री मसाला है ये। नहीं, गरम मसाला जैसे 12 मसाले जो होते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जो कि हम सिर्फ चस्के के लिए इस्तेमाल, ये सारी हर्ब्स हैं। ये जो उनकी थाई वाला इशू था, उसके लिए कोई आप अच्छा देखिए, बहुत सारी चीजें आती है। एक तो वॉक करना सबसे इफेक्टिव, या साइकिलिंग करना, हर कोई नहीं कर सकता है, तो इसके लिए डिफरेंट ऑयल्स वगैरह बन रहे होते हैं, जेल्स आते हैं, जो कि आपने देखा मसाज जेल्स आते हैं। बहुत सिंपल सा बता देती हूँ कि आपने जैतून का तेल लेना है, जैतून के तेल के अंदर सिनेमन ऑयल, दालचीनी का तेल डालना है, लेकिन वो चेक करके डालना है, इसलिए कि उससे एलर्जी हो सकती है। पहले आपने थोड़ा बिल्कुल लगाना है, कान के पीछे या सूंघ के देख लें, अगर एलर्जी नहीं होती तो इट्स ओके। दालचीनी का तेल डालना है, पचोली ऑयल डालना है उसके अंदर, पचोली ऑयल के साथ ये तमाम चीज़ें मिला के जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसका गर्म करके इसमें आप डालेंगे मस्तगी रूमी डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और इस तेल के जब आप मसाज करेंगे और कोई कपड़ा बांध लें तो वो दिनों में इंचेस कम करता है, वो बिल्कुल टाइट कर देगा। मसाज करना है, यहाँ टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट है, कुछ सेकंड्स हमारे पास वापस रह गए हैं, हम दोबारा से आप लोगों को बुलाएंगे और दोबारा डिस्कस होगा ये सारा कुछ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, अपना कीमती वक्त निकाला। जो लोग नंबर्स मांग रहे थे उन्हें भी टीम ने नंबर अब तक दे दिए होंगे। यहाँ पर आप लोगों से मांगती हूँ मैं इजाजत। वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे अपना और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, और जी उठा पाकिस्तान की पूरी टीम को, मुझे रनम फातिमा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान, पसंद करते रहिए। अल्लाह हाफिज।